मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती और पतली कमर सभी को बहुत ही लुभाती थी। जो कोई भी मर्द मुझे देखता बस एक ही बात कहता, इतनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है, जिसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। और फिर एक बार अपनी छाती पे हाथ रखकर आहें जरूर भरता था। मैं सुंदर थी, मेरी तेज दृष्टि आकर्षक थी। पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही मेरा नारी मन खिल जाता था और मुझे अपनी खूबसूरती का भर भर का एहसास होने लगता था। मैं अपने आप में बुदबुदाए बिना न रह पाती कि मुझ पर तो सब मरते हैं, परंतु मैं किस पर मरूं? मैं तो किसी को हाथ नहीं आने वाली। मैं तो वह आग हूं जिसे पकड़ने के लिए उसे खुद पानी बनना पड़ेगा। मैं सुंदर हूं पर इतनी भोली नहीं हूं कि अपनी प्रशंसा सुनते ही किसी की भी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। मेरी माँ की उम्र 40 साल हो रही थी, लेकिन वह देखने में 21-22 की ही लगती थी। उन्होंने अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य को लेकर कभी भी लापरवाही नहीं बरती थी, जिस कारण मेरी माँ इस उम्र में भी मुझसे कहीं गुना ज्यादा सुंदर दिखती थी। वो अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उनके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता था कि वो आदर्श अंकल को पसंद करती है, क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी के मुताबिक नहीं थे। आदर्श अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। इतनी मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। इस गुलाबी रंग की साड़ी में मेरी मम्मी का रूप और रंग और भी चमक रहा था। मैंने अक्सर देखा था, जब भी आदर्श अंकल घर पर आते थे तब मम्मी बहुत ही सस्ती सस्ती थी, और जब भी आदर्श अंकल घर पे रहते या फिर आने वाले होते, मम्मी का एक अलग ही रंग रूप मुझे देखने को मिलता था। मम्मी उस समय किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती थी। उस दिन वो विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। मैं अचानक ही मम्मी से बोल पड़ी, तो क्या आज आदर्श अंकल आने वाले हैं? मेरी तो समझ में यह नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सस्ती सवरती है। शायद माँ को सपनों के राजकुमार पापा नहीं बल्कि आदर्श अंकल ही थे। वैसे ये कड़वा सच भी था। आदर्श अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट थे। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते थे, कपड़े ढंग के पहनते थे। और पापा पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़ों को 2-3 रोज तक पहनते रहते हैं, सेविंग भी नहीं करते थे। जब खुजली होने लगती या उन्हें कोई टोक देता तभी पापा बाल बनाते थे और सेविंग करते थे। माँ को हमेशा ही चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए था, और आदर्श अंकल बिल्कुल माँ के सपनों के राजकुमार के जैसे थे। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली सपना से मिला, वह तुम्हें कल से याद कर रही है। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतने मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे सपना के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन मुझ में ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती मेरी सहेली सपना के घर क्यों भेज रही हो? आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, सपना से मिलने के लिए तो मैं बेताब थी। मैं पैदल उठ के घर चल दी। सपना का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं सपना के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। सपना का भाई विक्रम भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वह बोली, अंदर आ जा रिया, काफी दिनों बाद आई है। सपना और विक्रम तो अपनी नानी के घर गए हैं, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? आप बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या करती? 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी जा रही हूँ, सपना आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। सपना मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसका भाई विक्रम मुझसे 1 साल बड़ा था। वैसे वह देखने में छोटा नहीं लगता था, वह बहुत ही शरारती भी था और बहुत ही सुंदर स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 18 साल थी। विक्रम जब जींस पैंट और टी शर्ट पहनता था वह किसी राजकुमार से कम नहीं दिखता था। मैं तो बस उसे देखते ही रह जाती थी। मैं यही सब सोचते हुए जब अपने घर आई,
दरवाजा धिक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाना आवाज को सुनते ही ठिठक गई। पापा तो घर पर है ही नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर ये मर्दानी आवाज कहाँ से आ रही है और ये आवाज किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबी पाव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी, पर मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो बस यह देखने के लिए बेचैन थी कि पापा तो नहीं आ गए। तभी मेरी निगाहें दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंखें बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार अविश्वास करने के कोई सवाल ही नहीं था। आदर्श अंकल बिल्कुल ही थे और मम्मी सिर्फ बनियान में थी, और दोनों उस अवस्था में इस बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हो। इतने मम्मी ने आदर्श अंकल के पेट में गुदगुदी की और वो जोर जोर से हंसने लगे। और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। परितोष ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति परितोष कोई मर्द थोड़ो ही है, वह तो भोंदू है। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। आदर्श अंकल यह कहकर हंसने लगे। परितोष तो एक खंबा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। परितोष जैसे पति को उंगलियों पे नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने आदर्श अंकल के गालों को दांतों से काट लिया। आदर्श अंकल भी कहाँ झुकने वाले थे। एक हल्की से आह भरते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया और फिर उनके ओठों को जोर से खींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता स्त्रियां दर्द की मिठास चूसती है? मम्मी के शब्द यह कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे में इस कदर समा गए जैसे समंदर में लहरें। थोड़ी देर बाद अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उसके पेट पे एक हल्की सी चिकोटी काट दी। मैंने पहली बार अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देखे थे, जो कि काफी उत्तेजक था। अब मेरा भी रोम रोम रोमांचित हो उठा था और मेरे कपड़े पसीने से नहा गए थे। मुझे इस खेल को देखने में बहुत ही आनंद आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती, या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँप रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हो और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हो। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास, आज तो मजा ही आ गया। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अब आदर्श अंकल जैसे ही खड़े हुए तो मम्मी ने उनका हाथ छुपकर पकड़ लिया और उन्हें बोलने लगी, क्यों दिल भर गया? अब बस भी करो, रिया कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की सिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो बस चमक थी जिसे मैंने कितने दिनों के बाद देखी थी। अब मम्मी ने अंकल को फिर से खींचकर अपने पास बैठा लिया और बोली, रिया सहेली के घर गई है, वह अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। तुम भी ना? आदर्श अंकल यह कहते कहते मम्मी को बाहों में खींच लिए। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने मम्मी को पलंग पर पटक दिया और अब मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपिटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भड़ाम से आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं अपनी सहेली के घर से अभी अभी आ रही हूँ।
इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखकर बोली, तुम कब आई? मैंने मम्मी के चेहरे पर एक तरह का डर देखा और फिर उसे कहा, अभी तुरंत आई हूँ, बहुत ही गर्मी लग रही है, इसलिए जल्द से जल्द कपड़े बदल रही हूँ। सपना घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्तों को, गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न बोल दूं। मैं माँ से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह ये सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से उस विचारधारा की थी, जो काम करो खुला आम करो, किसी से धोखेधड़ी ना करो, कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह तब बुरा हो जाता है जब वह सबकी नजरों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वो उससे खुश नहीं रख पाते हैं, तो वह अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर जो कर रही है, उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10-15 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। आदर्श अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी, कहीं वह शर्मा ना जाए या मम्मी को मुझ पर शक ना हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसते हुए आकर बोली, रिया, तुम्हारे आदर्श अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी ना सकी। मैंने बेकार ही तुमको सपना के घर भेज दिया और मेरे साथ कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे, जिनमें ज्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भुलाकर पलंग पर उछलकर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला फैलाकर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी स्कर्ट, टप जींस, टाइट पैंट और लो कट शर्ट, आसमानी गाउन और फिर न जाने कितनी ही पोशाकें आदर्श अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारे कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट है। मैं यह कहते हुए मम्मी के गले लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती थी। वो मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती है। आदर्श अंकल ये अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को खुश नहीं रख सकते, इसीलिए तो मम्मी अंकल में अपनी खुशी ढूंढती है। आदर्श अंकल उन्हें बहुत ही खुश रखते हैं। मेरी मम्मी खुश है और मुझे क्या चाहिए? माँ को ना खुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई वो अंकल को। कपड़ों की खरीदारी करने में वह तो औरतों से भी तो कदम आगे हैं। और एक तुम्हारे पापा, जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वो कौन सी मनहूस खड़ी थी कि मैं उनके खूंटे में बांध दी गई। मम्मी ये कहते कहते काफी भावुक हो गई। मैंने देखा कि आंखें भींग आई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति कोई प्रेम मोहब्बत या कोई लगाव नहीं था। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो, और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी की जीवन की राहें अलग अलग हो जाती है तो उनकी संतान त्रिसुख सी बन जाती है और उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच रही थी, पापा बाहर जाकर क्या करते हैं? या किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी और से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हो। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सब सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, आगे की कहानी आपको सेकंड पार्ट में पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू।